अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने बिहेवियरल साइंसेज का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल साइंसेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन हेल्थ। इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको देखते हैं, या बेसिक टर्म्स हैं। देखिए, अगर हम बिहेवियरल साइंसेज को डील करें तो हमें सबसे पहले बिहेवियर्स का पता होना चाहिए कि बिहेवियर क्या चीज़ है। सबसे पहले क्या है? बिहेवियर्स। अब इसको डील करते हैं, या फिर इसकी डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स। क्या? द रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड बिहेवियर्स। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स क्या है या रिएक्शन क्या है, किसकी तरफ, किसी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ, उसे हम क्या कहेंगे? बिहेवियर। यहाँ पे देखेंगे जो लफ्ज स्टिमुलाई, इसका क्या मतलब होता है? स्टिमुलाई चेंजेस दैट काज प्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन और रिस्पॉन्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की यहाँ पे दो टाइप्स हैं। कितनी? दो टाइप्स। कौन कौन से? स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकता है या फिर स्टिमुलाई एक्सटर्नल भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम डील करें कि इंटरनल स्टिमुलाई कैसा होगा, इंटरनल स्टिमुलाई से मुराद ये है कि अगर किसी पेशेंट को भूख लग गई है, हंगर जैसे हो गया, ठीक है, क्या किसी पेशेंट को भूख लग गई है या फिर उसे थर्स्ट, प्यास लग गई है, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर किसी पेशेंट को भूख लग गई है तो वो जाहिर सी बात है खुराक की तलाश में जाएगा। ये उसका बिहेवियर है, मतलब उसने अपना बिहेवियर शो कराया कि मुझे खुराक चाहिए या फूड चाहिए क्योंकि उसे भूख लगी हुई है। और दूसरा एक पर्सन है जिसको प्यास लगी हुई है, तो वो फिर क्या करेगा? जाहिर सी बात है पानी की तलाश में जाएगा, पानी ढूंढेगा। तो ये उसका बिहेवियर हमें बता रहा है, उसका रिएक्शन बता रहा है, उसका रिस्पांस बता रहा है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में जैसे लाइट, एक तेज लाइट आ रही है, किसी की आंखों पर पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है अपनी आंखें बंद कर लेगा। तो ये उसका बिहेवियर हमें शो हो गया। स्टिमुलाई क्या था? वो लाइट आ रही थी। रिएक्शन क्या था उसका? अपनी आंखें बंद करना। तो इसको हम जब कंबाइन करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? बिहेवियर्स। आगे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है बिहेवियरल साइंसेज। इसकी जो डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ बिहेवियर्स इज कॉल्ड बिहेवियरल साइंसेज। मतलब कि बिहेवियर्स की स्टडी करना, उसे हम क्या कहेंगे? बिहेवियरल साइंसेज। अब नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें है एरियाज इन बिहेवियरल साइंसेज। क्या? एरियाज इन बिहेवियरल साइंसेज। सबसे पहले जो इसमें आ जाते हैं वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का वर्ड जहां पे भी आ जाए आपने याद रखना है, ये माइंड से रिलेटेड होती है। किससे? माइंड से। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, माइंड और बिहेवियर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जहां पे भी वर्ड आ जाए आपने याद रखना है ये सोसाइटी से इन्वॉल्व होता है। क्या? सोसाइटी। सोसाइटी से, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी जो डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर एंड रिलेशनशिप विद इन सोसाइटीज। मतलब किसी भी इंसान का एक सोसाइटी में उसका सोशल बिहेवियर क्या है, उसका सोशल रिलेशनशिप क्या है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सोशियोलॉजी। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो का वर्ड जहां पे आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन, ये ह्यूमन से रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, ह्यूमन। क्या डेफिनेशन है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन प्रेजेंट एंड पास्ट। क्या?
द स्टडी ऑफ ह्यूमन प्रेजेंट एंड पास्ट इंक्लूडिंग दे आर क्या सोशल कल्चरल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स या एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, मतलब इंसान के प्रेजेंट और पास्ट को स्टडी करना जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व हूँ, उसके कल्चरल फैक्टर इन्वॉल्व हूँ, सोशल फैक्टर इन्वॉल्व हूँ और उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हूँ। अब ये सोशल कल्चरल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इनको हम आगे चल के डील करेंगे, ये आगे हमारा टॉपिक आने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये क्या है? द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच है दैट डील्स, किसको डील करती है? हाउ हेल्थ, डिजीज, इलनेस एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, फिर बाकी डेफिनेशन वही की भी जो हमने ऊपर बताई है, ये देखिए। ठीक है, किससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हूँ? सोशल कल्चरल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स इज कॉल्ड मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। मतलब कि इसमें हमारी हेल्थ इन्वॉल्व हो जाएगी, कोई बीमारी इन्वॉल्व हो जाएगी, इलनेस इन्वॉल्व हो जाएगी या फिर हेल्थ केयर सिस्टम। अब हेल्थ क्या है? हेल्थ की डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इलनेस। ठीक है, ये हेल्थ की डेफिनेशन है। डिजीज और इलनेस क्या है, इसको हम आगे चल के डील करेंगे। नेक्स्ट जो टर्म है वो है न्यूरो साइंस। न्यूरो का वर्ड जहां भी आ जाए हमारे नर्वस सिस्टम से इन्वॉल्व होगा। किससे? नर्वस सिस्टम से, NS नर्वस सिस्टम। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है। अच्छा, इसमें क्या डील करना है हमने? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्या? द साइंटिफिक ह्यूमन नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व हो। किस लिए? टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ इट वर्क्स, कि किस तरह से हमारा स्पाइनल कार्ड वर्क करता है। हाउ इट कंट्रोल्स बिहेवियर, किस तरह से बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। इमोशंस एंड थॉट्स। तो ये चीजें हमने यहाँ पे डील करनी है। क्या? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, मतलब हमारा स्पाइनल कार्ड किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है और हमारी थॉट्स को कंट्रोल करता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल साइंसेज। क्या? इम्पॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल साइंसेज इन हेल्थ। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें ये है कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर्स। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर्स। इट प्रमोट्स होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच। क्या? ये होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच को प्रमोट्स करती है। अब होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच से क्या मुराद है? होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच से मुराद ये है कि इसमें हम किसी पेशेंट को प्रॉपर मेडिकेशन नहीं देते, मतलब कि इसमें कोई मेडिसिन वगैरह उस पेशेंट को या ड्रग्स वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती। इसमें हम किसी पेशेंट को नेचुरल प्रोसेस भी कह सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, वो क्या क्या होते हैं होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच में? उस पेशेंट को हम उसकी ना मतलब कि इसमें हम किसी स्पेसिफिक डिजीज को या इलनेस को ट्रीट नहीं करते। किसको ट्रीट करते हैं? पेशेंट को एज ए होल, उसकी बॉडी को, उसके माइंड को,
और उसके इमोशंस को हम डील करते हैं इधर। ठीक है, ये याद रखना है कि होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच में हम किसी स्पेसिफिक डिजीज या इलनेस को नहीं ट्रीट करते, बल्कि एज ए होल एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जिसमें उसकी बॉडी इन्वॉल्व होती है, उसका माइंड इन्वॉल्व होता है और उसके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स। ठीक है, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पेशेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, इट आइडेंटिफाइज बियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। ये बियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है, जो क्या करते हैं, कोई बीमारी या फिर इलनेस काज करते हैं। इट प्रमोट्स नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इसमें कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं यूज़ की जाती, मेडिकेशन इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? एक पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं उसका लाइफस्टाइल चेंज करके। ठीक है, किस तरह से? अब एक पेशेंट है फैटी, तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई आपने एक्सरसाइज करनी है ताकि आप हेल्थी हो। अब एक पेशेंट वीक है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ये एडवाइस देंगे कि आपने अपनी डाइट को अच्छा करना है ताकि आप हेल्थी हो जाओ। अपनी न्यूट्रिशन जो है ना उसके ऊपर उसने फोकस करना है। ठीक है, अपनी खुराक के ऊपर, मतलब ताकि वो अच्छी खुराक खाएगा तो वो हेल्थी हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो ये है कि होलिस्टिक एंड ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन। इसका डिफरेंस है, होलिस्टिक एंड ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन। ठीक है, जहां पे वर्ड होलिस्टिक आ जाए तो आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि इसमें हम कोई प्रॉपर उसको मेडिसिन नहीं देंगे, मतलब उसमें हम उसकी किसी स्पेसिफिक डिजीज या इलनेस को हम डील नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन और ड्रग। ठीक है, अच्छा, होलिस्टिक मेडिसिन, इसमें हम एक पेशेंट को एज ए होल ट्रीट करते हैं। किस तरह से? जिसमें उसके बॉडी को हम ट्रीट कर रहे होते हैं, उसके माइंड को या उसके इमोशंस को डील करेंगे। ठीक है, अगर एक पेशेंट इमोशनली अनफिट है तो हम उसको ट्रीट करेंगे। एक पेशेंटली मतलब कि उसके माइंड के लिहाज से वो फिट नहीं है, मेंटली अनफिट है, तो हम उसको मेंटली फिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे होलिस्टिक मेडिसिन। अच्छा, इसके बाद ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन, इसका क्या मतलब है? ट्रीट्स स्पेसिफिक डिजीज और इलनेस। इसमें हम किसी स्पेसिफिक डिजीज या फिर इलनेस को ट्रीट कर रहे होते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट टर्म ये है कि फोकसेस टू की पीपल हेल्थी। इसमें पेशेंट्स को हेल्थी रखा जाता है। किस तरह से? बाय प्रिवेंटिंग डिजीजेस और इलनेस, बीमारी या इलनेस को प्रिवेंट करके। इसमें क्या कहता है? इसमें किसी बीमारी को डायग्नोज या ट्रीट किया जाता है। किस बीमारी को? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज और इलनेस, जो पहले से कोई बीमारी या इलनेस है उसे इसमें ट्रीट किया जाता है, ना कि इसमें प्रिवेंट किया जाता है। इसमें ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें क्या होता है? प्रिवेंशन। ये चीज़ आपने याद रखनी है, मतलब कि होलिस्टिक मेडिसिन में प्रिवेंशन इन्वॉल्व होती है डिजीजेस से ताकि पेशेंट हेल्थी रह सके, और इसमें उसका क्या इन्वॉल्व होता है? ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होता है। किस में? ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन में ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें प्रिवेंशन। इसमें डिजीज प्रिवेंशन, इसमें डिजीज का ट्रीटमेंट। ये डिफरेंस है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्व करते हैं। क्या? जिसमें डाइट हो गई, मतलब वो अपनी खुराक को अच्छा करे, एक्सरसाइज होगी, वही बात फैटी एंड मतलब कि जो एक दुबला पतला सा इंसान है उसके लिए मैंने ऊपर बता दिया, और स्ट्रेस मैनेजमेंट या टेंशन या फिर डिप्रेशन। अच्छा, इसके साथ इसमें क्या करते हैं? इसमें हम डील कर रहे होते हैं, हाँ, इसमें हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, या फिर कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड करते हैं उस पेशेंट को, ताकि वो उस बीमारी से निजात पा सके। नेक्स्ट,
नेक्स्ट ये है कि इसमें पेशेंट जो होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होता है। किस तरह से? ताकि वो अपनी डिसीजन कर सके अपने ट्रीटमेंट के हवाले से। मतलब इसमें एक पेशेंट की अपनी मर्जी होता है कि वो किस तरह का ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहता है। ठीक है, अगर एक पेशेंट फर्ज करें अगर एक पेशेंट फर्ज करें कि वो है वीक, तो वो अपनी डाइट को बेहतर करेगा। ठीक है, अगर एक पेशेंट है फैटी, तो वो एक्सरसाइज पर फोकस करेगा ताकि वो हेल्थी हो जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें ना जो पेशेंट होता है वो पैसिव पार्टिसिपेंट होता है। मतलब ये है कि उसे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिसमें कोई डॉक्टर या नर्स हो सकते हैं, उसे मेडिसिन जो प्रिस्क्रिप्ट करेगा उसको वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मतलब कि एक पेशेंट हेल्थी है, सॉरी, एक पेशेंट को कोई डिजीज़ है, ठीक है, कोई भी डिजीज़ है, तो उसके लिए जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उसे मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसे वो मेडिसिन लेनी होगी। वो अपनी मर्जी मतलब इधर नहीं कर सकता है, ट्रीटमेंट का मेथड अपनी मर्जी से वो फॉलो नहीं कर सकता है। इधर वो ट्रीटमेंट का मेथड अपनी मर्जी से फॉलो कर सकता है। इसमें क्या आता है? योगा आ जाता है, न्यूट्रिशनल थेरापी आ जाती है, मेडिटेशन इसमें आ जाती है। ठीक है, या इसमें हमारी एक्सरसाइज भी आप लोग ऐड कर सकते हैं कि एक्सरसाइज हो गया या लाइफस्टाइल को चेंज करना। ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज़ या फिर वैक्सीन्स वगैरह आ गई, प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को, ताकि उसकी जो डिजीज़ है उसको ट्रीट किया जा सके या इलनेस को। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बायो नेक्स्ट टॉपिक है बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। इसको हम बीपीएस मॉडल भी कहते हैं। क्या? बीपीएस मॉडल। बी से बायो, पी से साइको, एस से सोशल, बायो साइको सोशल मॉडल। इसमें क्या है? इसको 1997 में किसने? जॉर्ज एंगल ने प्रपोज किया था। किसने? जॉर्ज एंगल ने इसको 1997 में इस मॉडल को प्रपोज किया था। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नहीं बल्कि 3 प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी रिकमेंडेड बुक में दिए गए हैं। कौन कौन से हैं उनको हम अभी डील करने लगे हैं। इसमें जो पहला प्रिंसिपल है, कितने प्रिंसिपल है? ये तीन प्रिंसिपल, ये भी आपने याद है। पहला प्रिंसिपल कौन सा है? इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो बीमारी या फिर इलनेस होती है वो काज बाय मल्टीपल फैक्टर्स, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कोई बीमारी या इलनेस काज कर रहे होते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मतलब उनमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? उनमें कोई बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर सोशल फैक्टर्स उसमें हो सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो इसमें हमने डील करनी है, नेक्स्ट टर्म है इसमें, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, क्या? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल biological, psychological and social systems collectively called diseases in individual। मतलब कि बियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, या फिर सोशल फैक्टर्स हो गए, वो कलेक्टिवली एक इंडिविजुअल में डिजीज काज करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इंडिविजुअल इज कंपोज्ड ऑफ कम्प्लेक्स मल्टीग्रेटेड सिस्टम। कि एक इंडिविजुअल जो है ना वो कम्प्लेक्स मल्टीग्रेटेड सिस्टम से मिलकर बना होता है। और वो उस मल्टी इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या आ जाते हैं? हमारी बॉडी आ जाती है, हमारा माइंड, स्पिरिट और हमारे सोशल रिलेशनशिप, जो कि एक दूसरे के साथ फीडबैक मैकेनिज्म रखते हैं। क्या? फीडबैक मैकेनिज्म रखते हैं। अच्छा, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है वो आगे हम चल के इंशाल्लाह डील करेंगे। अब ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि इसमें अगर एक चीज़ में भी खराबी पैदा हो जाए तो पूरे सिस्टम में खराबी पैदा हो जाएगी। मतलब अगर एक चीज़ चेंज हो रही है तो पूरे सिस्टम में चेंजिंग पैदा हो जाएंगी। एनी चेंज इन वन विल काज चेंज इन होल सिस्टम, क्योंकि ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ बायो साइको सोशल मॉडल। मैंने कहा था ना कि हम आगे कंपोनेंट्स को डील करेंगे। तो कौन कौन से हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। कौन कौन से? पहले है बियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें जेनेटिक्स आ गए, हमारे जीन्स आ गए, हमारे हार्मोन्स आ गए, हमारे इम्यून फंक्शंस आ गए, या फिर हमारी फिजिकल हेल्थ।
इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें क्या क्या, इसमें हमारे इमोशंस आ गए, स्ट्रेस आ गई, हमारी पर्सनैलिटी आ गई, या फिर हमारी मेंटल हेल्थ आ गई। सोशल फैक्टर्स, इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें हमारी फैमिली आ गई, फैमिली रिलेशनशिप आ गए, कल्चर आ गए, हमारी एजुकेशन आ गई, और हमारी सोशल हेल्थ। ये अपने पॉइंट याद रखना है, ये वाला, ये देखिए, ये और ये तीनों में। बायोलॉजिकल में हमारी फिजिकल हेल्थ इन्वॉल्व होती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर में हमारी मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व होती है, सोशल फैक्टर में हमारी सोशल हेल्थ इन्वॉल्व होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ बीएसपी मॉडल। ये आपकी रिकमेंडेड बुक में दिया गया है, जो मुदावत राना की है, ठीक है। ये वहाँ से ये मॉडल लिया है, ठीक है। क्या है, सॉरी मॉडल कह रहा हूँ, क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ बीपीएस मॉडल। अब इसमें क्या है, इसमें तीन चीज़ें इसमें बेसिकली हमने डील करनी है। क्या क्या, ये जो मॉडल है, एक तो ये इन्फेक्शियस डिजीजेस को ट्रीट करता है, जैसा कि एक डेंगू फीवर हो गया, विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स। किस तरह से, अब इस लाइन को आपने समझना है, मतलब कि उस पर्सन का क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, ठीक है। क्या, इट इज यूज टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक कि एक डेंगू फीवर है, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें उस पर्सन का जो, हाँ, उसमें कौन सा बायोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होगा, बायोलॉजिकल फैक्टर ये इन्वॉल्व होगा कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। एक हमें आइडिया यहाँ से मिल गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें आ जाता, इसमें क्या आएगा, वो आएगा, क्योंकि तीन फैक्टर हैं, एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर और तीसरा सोशल फैक्टर। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर जो इन्वॉल्व होगा वो पुअर ड्रेसिंग इन मॉस्किटो जोन। मतलब कि पुअर ड्रेसिंग से क्या मुराद है, मतलब कि आप एक ऐसे एरिया में रह रही हैं, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मच्छर हैं, मतलब मॉस्किटो हैं, और आपकी जो ड्रेसिंग है, मतलब आपने हाफ ड्रेसिंग सुन दिया कि आपने हाफ, अपने अगर मतलब कमीज़ पहना हुआ है ना, ठीक है, या शर्ट पहनी हुई है, तो उसकी जो बाजू हैं वो हाफ हैं, ठीक है। तो इस तरह से जाहिर सी बात है, जब आपने हाफ बाजू वाली कमीज़ पहनी हुई है, तो आपकी जो बॉडी है वो मॉस्किटोज को ज़्यादा एक्सपोज होगी, तो मॉस्किटो मतलब कि उनको ज़्यादा एरिया मिल जाएगा कि वो आपके बॉडी पर आके अटैक करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी उनके सामने एक्सपोज है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सोशल फैक्टर से मुराद ये है कि पुअर सैनिटेशन, मतलब कि आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, प्रॉपर कोई सफाई नहीं है। जाहिर सी बात, आपको पता है कि जहाँ पे गंदगी हो वहाँ पे मच्छर होते हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि उस पर्सन को क्या है, डेंगू फीवर है, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एक वीक हो गया है, वो एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं। और दूसरा ये कि उसने अपने मतलब हाफ बाजू फिर से कह रहा हूँ कि उसने जो ड्रेसिंग की हुई है वो प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं की हुई है, मतलब कि पुअर ड्रेसिंग है। उससे मुराद ये है कि उसकी जो बाजू हैं, फर्ज करें वो एक्सपोज्ड हैं, ठीक है, हाफ बाजू वाली उसने शर्ट पहनी हुई है। एक एग्जांपल आपके तौर पे आप समझ लें कि एक सिनेरियो भी आपको दे सकता है पेपर में, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि ये ट्रीट करती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस को, जिसमें क्या आ जाते हैं, जिसमें आ जाते हैं फर्ज करें डायबिटीज़ है, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी आ सकते हैं। यहाँ पे डायबिटीज एग्जांपल ले रहे हैं हम, जो इन्फ्लुएंस्ड, जिसमें क्या बायोलॉजिकल फैक्टर क्या इन्वॉल्व होगा, बायोलॉजिकल फैक्टर जिसमें इन्वॉल्व होगा वो होगा हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाएगा, या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन आ जाएगा। इसके बाद मतलब उस पेशेंट को क्या है, उसके हार्मोन इम्बैलेंस है, उसका मेटाबॉलिक सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, मतलब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है। और साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा, उस पेशेंट ने स्ट्रेस ली है, या वो पेशेंट डिप्रेशन में है। और सोशल फैक्टर ये है कि उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, मतलब उसकी डाइट अच्छी नहीं है, मतलब उसने ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाई हैं, इस तरह से उस वजह से भी उसको डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि ये ट्रीट करता है किसको इंजरीज को जो रोड्स एक्सीडेंट्स के दौरान आती हैं। अब इसको आपने समझना है, इसमें अब बायोलॉजिकल फैक्टर क्या इन्वॉल्व हो सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है कि वो एक ऐसा एक पेशेंट है जो ड्रग्स एडिक्ट है और वो अल्कोहल लेता है, ठीक है। वो पेशेंट क्या लेता है
कि एक ऐसा पेशेंट है जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ है और उसको इंजरी आई है, और वो क्या लेता है, बायोलॉजिकल फैक्टर हमने देखा, उसका बैकग्राउंड चेक किया कि वो पेशेंट ड्रग्स लेता है, ठीक है, ड्रग्स के साथ वो अल्कोहल कंजप्शन भी करता है। अब हमने देखना है कि उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या बनेगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर ये बनेगा कि वो पेशेंट एडिक्ट हो जाएगा, एडिक्शन, ठीक है, नशे का आदी, एडिक्शन से मुराद नशा, नशे का आदी होगा वो पेशेंट। एक मिनट, उस पेशेंट वो क्या होगा, नशे का आदी होगा पेशेंट। देखिए मैं आपको सारी चीजें रिलेट करके बता रहा हूँ। और उसमें सोशल फैक्टर क्या होगा, पीर प्रेशर। अब ये प्रेशर जो होता है, इससे क्या मुराद है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या, पीर प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट इसका होगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा। किस तरह से, अब यहाँ पे जो पीर प्रेशर है, आप लोग बता सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे पीर प्रेशर मुराद पीर प्रेशर नेगेटिव है। किस तरह से, पॉजिटिव पीर प्रेशर क्या होगा, जो हमें पॉजिटिव की तरफ इन्वॉल्व करे। मतलब कि एक पेशेंट हेल्थी है, उसको आप कहो कि भाई आप अपनी डाइट ठीक करो या प्रॉपर एक्सरसाइज करो कोई, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव पीर प्रेशर होगा। हम उसको पॉजिटिव की तरफ ला रहे हैं, उसका मतलब जो एंड रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है, अच्छा एंड रिजल्ट होगा। और नेगेटिव, नेगेटिव पीर प्रेशर से मुराद ये है कि आप किसी भी इंसान को, अच्छे वाले इंसान को ड्रग्स का आदी बना दें, उसे नशे की लत लगा दें, ठीक है। एक ऐसा इंसान है जिसके दोस्त ड्रग्स लेते हैं या नशा करते हैं या अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, अगर वो उनकी कंपनी में बैठेगा तो वो ज़ाहिर सी बात है ड्रग्स लेना स्टार्ट करेगा या अल्कोहल कंजप्शन स्टार्ट कर देगा, तो ये उसका क्या होगा, नेगेटिव पीर प्रेशर। ये भी हमने देखा है कि सोशल फैक्टर क्या है उसका, नेगेटिव पीर प्रेशर, ठीक है। इस तरह से अगर वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो पॉजिटिव पीर प्रेशर है उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, ठीक है। और जो नेगेटिव पीर प्रेशर है उसका जो इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। किस तरह से, मैंने बता दिया है कि एक अच्छा वाला इंसान है, अगर वो एडिक्शन पे आ जाए, ठीक है, ड्रग एडिक्ट बन जाए, तो वो उसका नेगेटिव पीर प्रेशर होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप सबको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इनशाला नेक्स्ट फिर हम इसको डील करेंगे और इसके चैप्टर को जल्दी से हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।